अस्सलाम वालेकुम गाइस। नेक्स्ट वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट दी विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, तो अभी हमने विटामिन ई एंड विटामिन के बारे में पढ़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जिस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई वीडियो को लाजमी लाइक करना, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा। एंड आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो टू मेक मी एनर्जेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप जो है ना हर लेक्चर के नोट्स शेयर करें, ठीक है। तो भाई अगर आपने हर टॉपिक के नोट्स हासिल करने हैं तो आपने जो है ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल, ठीक है। आप चैनल ग्रुप ज्वाइन करें, देन हर टॉपिक के जो नोट्स हैं मैं उस ग्रुप में शेयर करूँगा। ठीक हो गया, तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ई एंड विटामिन के, सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट द विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई का एक दूसरा नाम होता है दैट इज़ बेसिकली द अल्फा टोकोफिरोल। अल्फा टोकोफिरोल, दिस इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन ई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सको, ठीक है। अल्फा टोकोफिरोल इज एन अदर नेम ऑफ विटामिन ई, ठीक है। अच्छा, अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, लाइक सनफ्लावर, व्हीट जैम, कॉर्न ऑयल, ठीक है। नट्स वगैरह जिसमें आलमंड्स आ गए, ठीक है, पीनट्स आ गए, कुछ सीड्स आ गए लाइक पम्पकिन सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। सो दैट इज़ अबाउट 10 मिलीग्राम पर डे। 10 मिलीग्राम पर डे ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है? तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे विटामिन ई है ना, हमें अभी हम विटामिन ए विटामिन ई एंड विटामिन के पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों जो विटामिन हैं बोथ आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन, बोथ आर दी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अच्छा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, दैट्स व्हाई इट एब्जॉर्ब्ड विथ डाइटरी फैट एंड इट नीड्स व्हाट? इट नीड्स बाइल साल्ट्स फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर मस्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है तो हम बोलेंगे कि सर विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, सो इट एब्जॉर्ब्ड विथ डाइटरी फैट एंड विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें नीड होती है किसकी? बाइल साल्ट्स की, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि विटामिन ई के कौन से फंक्शन है तो याद रखना जो हमारा विटामिन ई है ना, दिस इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारा एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स, इन सबको बचाता है कैसे? ऑक्सीडेटिव डैमेज से, फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। दैट्स व्हाई विटामिन ई एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ई। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विटामिन ई किस तरह से काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन उसका कौन सा है, तो विटामिन ई इज नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो विटामिन ई एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन्स, रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ द फ्री रेडिकल्स। उसके बाद ये विटामिन सी एंड सेलेनियम के साथ मिलकर, विटामिन सी एंड सेलेनियम के साथ मिलकर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ये जो विटामिन ई है, इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज हैं एंड साथ में रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, इनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई के 3 बेसिक फंक्शन हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड ये सेलेनियम एंड विटामिन सी के साथ मिलकर भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है एंड ये इंटीग्रिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस टिश्यूज इसको भी मेंटेन करता है। नाउ बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी है दैट इज़ अ रेयर, बहुत कम होती है बिकॉज ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन है, दैट्स वाई इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट इज़ अ रेयर, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी कब देखी जा सकती है? जब फैट मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो बॉडी के अंदर, लाइक एज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी देखी जा सकती है,
ठीक है। एंड फिर इफेक्ट्स क्या होंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया, मसल वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है। सो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज रेयर, क्यों, बिकॉज दिस इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड विटामिन। इसकी डेफिशिएंसी कब देखी जा सकती है, जब बॉडी के अंदर फेट मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हों, लाइक एज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो फेट मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर के अंदर वी कैन ऑब्जर्व द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। एंड फिर इफेक्ट्स क्या होंगे कि हीमोलाइटिक एनीमिया होगी, मसल वीकनेस होगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। अच्छा, अगर हम विटामिन ई का एक्सेसिव इनटेक करें तो इट लीड्स टू दी टॉक्सिसिटी। ठीक है, जैसे माइल्ड जीआईटी अपसेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। एंड उसके बाद ये विटामिन के फंक्शन के साथ भी इंटरफेयर कर सकती है, जिससे ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, बिकॉज विटामिन के प्रिवेंट्स द ब्लीडिंग, दैट्स वाई जब ये इसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी तो ऑफ कोर्स इसका जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा एंड ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी विटामिन ए, सॉरी विटामिन ई, जिसका दूसरा नाम क्या था मैंने आपको बताया कि विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड अल्फा टोकोफिरोल। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 10 मिलीग्राम पर डे। एंड जो विटामिन ई है दैट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, सो इट एब्जॉर्ब्ड विद डाइटरी फैट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, बाइल साल्ट की। ठीक है। विटामिन ई के कौन से फंक्शंस हैं, सो विटामिन ई बेसिकली काम करती है एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, समटाइम ये इंडिपेंडेंटली एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम कर सकती है, समटाइम इट वर्क्स विथ विटामिन सी एंड सेलेनियम। ठीक है। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज बेसिकली इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, बट वी कैन ऑब्जर्व इट्स डेफिशिएंसी इन केस ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, सॉरी फैट मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स। ठीक है। क्या इफेक्ट्स होंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया, मसल वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है। उसके बाद वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट्स टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट विटामिन के। अच्छा, विटामिन के आपने अदर नेम्स लाजमी याद रखने हैं, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बीसीक्यू। ठीक है। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन एंड मीनाक्विनोन भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो विटामिन के है इट कैन बी विटामिन के 1, विटामिन के 2, विटामिन के 3। ओके, के 1 को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, के 2 को हम बोलते हैं मीनाक्विनोन एंड के 3 को हम बेसिकली बोलते हैं मीनाडायोन। सो दीज आर 3 types of vitamin K. These are vitamin K1, K2 and K3. Vitamin K1 is known as phyloquinone. Vitamin K2 is known as मीनाक्विनोन. Vitamin K3 is known as मीनाडायोन. अच्छा, जो विटामिन K1 है और फाइलोक्विनोन इट इज obtained from leafy vegetables like as spinach and cabbage. ठीक है। Vitamin K2 it is synthesized by intestinal bacteria. This thing is very important कि भाई intestinal bacteria कौन सी विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे intestinal bacteria होते हैं, intestinal bacteria वो विटामिन K2 को प्रोड्यूस करते हैं और वी कैन से दे प्रोड्यूस मीनाक्विनोन। उसके बाद अदर थिंग जो विटामिन K3 है दैट इज अ सिंथेटिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस विटामिन इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल। अदरवाइज जो विटामिन के और डेरिवेटिव्स हैं ना, दीज आर बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन बट दिस इज अ वाटर सॉल्युबल। उसके बाद इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। अब बात करते हैं अबाउट दी फंक्शंस ऑफ विटामिन के। उसके बाद इसके फंक्शंस के अंदर आ जाता है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन। जो विटामिन के है दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन। अच्छा, गामा कार्बोक्सिलेशन क्या है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सो जो गामा कार्बोक्सिलेशन है, गामा कार्बोक्सिलेशन, याद रखना कि जो हमारी गामा कार्बोक्सिलेशन है ना, दिस इज बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन के थ्रू जो प्रोटीन्स बनती हैं तो उन प्रोटीन्स के साथ बेसिकली मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि वो प्रोटीन्स फंक्शनल हो जाए। सो दिस इज अ
एस्पेक्ट ऑफ गामा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो इट इज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोटीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन की जाएंगी ताकि वो जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो फंक्शनल हो जाएं। अच्छा, गामा कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गामा कार्बोक्सिलेशन के अंदर होता क्या है, तो याद रखना कि गामा कार्बोक्सिलेशन के अंदर जो प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड होता है, दैट इज अ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, दिस इज द अमाइनो एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड के गामा कार्बन के ऊपर, इसके गामा कार्बन के ऊपर क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप लगाया जाता है। एक्स्ट्रा COOH ग्रुप लगाया जाता है, ठीक है। अगर ग्लूटामिक एसिड की गामा कार्बन के ऊपर अगर एक्स्ट्रा COOH ग्रुप लगाया जाए, सो दिस इज अ गामा कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गामा कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन के अंदर होता है, तो याद रखना कि ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बेसिकली ऑपरेट होता है लिवर के अंदर। गामा कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन द लिवर। उसके बाद इस प्रोसेस की क्या नीड है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। याद रखना इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें विटामिन के की नीड होती है, विटामिन के। एंड विटामिन के यहाँ पे एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, एज अ कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। यहाँ पे हमें और ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, ऑक्सीजन की, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे एक एंजाइम की नीड भी होती है, एंड उस एंजाइम को हम बेसिकली बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ठीक हो गया। सो दिस एंजाइम इज नीडेड फॉर द गामा कार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। अच्छा, इस प्रोसेस का मेन पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया कि दिस इज बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, इसके अंदर गामा कार्बोक्सिलेशन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, याद रखना इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये ग्लूटामिक एसिड इसकी मॉडिफिकेशन हो गई, ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के अंदर, तो चेंज क्या आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज क्या आती है, याद रखना जब इस अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन होती है ना एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बनता है, तो डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है ना, इट कैन नॉट बाइंड विद कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं कर सकता था, ठीक है। बट जो हमारा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड बना है, इट कैन इजीली बाइंड विद कैल्शियम। एंड वाई कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज कैल्शियम हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन का मेन पर्पज ये है कि जो ग्लूटामिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, किसमें, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड के अंदर। एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड कैन बाइंड विद कैल्शियम व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद ये जो अगर देखें गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड अगर नहीं बनेगा तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, ये बेसिकली इनएक्टिव रहेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव रहेंगे। एंड दूसरी थिंग, इस प्रोसेस के लिए विटामिन के हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो क्लॉटिंग प्रोसेस में डिफेक्ट आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द गामा कार्बोक्सिलेशन। सो विटामिन के इज एसेंशियल कोफैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2
एंड प्रोटीन ऑफ कार्बन एंड सल्फर, ठीक है। एंड दिस कार्बोक्सिलेशन अलाउज फैक्टर्स टू बाइंड कैल्शियम एंड पार्टिसिपेट इन कोआगुलेशन। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई कि बेसिकली जो हमारा गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड बनता है, इट कैन बाइंड विद कैल्शियम, दैट्स वाई इट हेल्प्स इन कोआगुलेशन प्रोसेस। अच्छा, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? सॉरी, डेफिशिएंसी के काजेस क्या हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? नंबर 1, फैट मेल एब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी के अंदर फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दी बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और पेनक्रियाटिक डिजीजेस, अगर फैट की मेल एब्जॉर्प्शन होगी तो ऑब्वियसली विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज विटामिन के इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, विटामिन के की डेफिशिएंसी न्यू बॉर्न्स में हो सकती है, बिकॉज उनके अंदर जो गट फ्लोरा होते हैं वो कम होते हैं, एंड गट के अंदर आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे प्रोड्यूस विटामिन के, एंड कौन से विटामिन K2, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स, इसकी वजह से भी याद रखना कि क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स से जो गट के बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वारफारिन थेरेपी की वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखिए क्यों? जो हमारी वारफारिन है ना, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो हमारी वारफारिन है, दैट इज बेसिकली द ओरल ड्रग। ये एक ओरल ड्रग है, ठीक है। ये क्या करती है कि ये बेसिकली ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। वारफारिन बेसिकली ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। कैसे प्रिवेंट करती है? ये जो वारफारिन है ना, बेसिकली ये विटामिन के को, यू हैव टू रिमेंबर, विटामिन के को ब्लॉक करेगी, विटामिन के को ब्लॉक करेगी, दैट्स वाई ये प्रिवेंट करेगी ब्लड क्लॉटिंग को। एंड यू नो कि विटामिन के इज इम्पॉर्टेंट फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन, बट अगर विटामिन के ब्लॉक हो गया तो गामा कार्बोक्सिलेशन भी बंद हो जाएगी ड्यू टू दिस थेरेपी, ठीक है। अच्छा, सो दीज वर द कॉजेज जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, लाइक एज फैट मेल एब्जॉर्प्शन न्यू बॉर्न्स के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स की वजह से, वारफारिन थेरेपी की वजह से। अच्छा, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी एंड इसकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, ठीक है, एंड ईजी बर्सिंग। बर्सिंग में क्या होता है कि देखें, जो अगर देखें स्किन के ऊपर, स्किन के नीचे सॉरी, अगर ब्लड कैपिलरीज, स्किन के नीचे वाली ब्लड कैपिलरीज अगर डैमेज हो जाए, एंड इनके डैमेज होने की वजह से अगर ब्लड लीक हो जाए, ब्लड लीक हो जाए एंड वो ब्लड विद इन द स्किन इंटैक्ट रहे, मीन्स के वो ट्रैप हो जाए स्किन के अंदर, वो ब्लड जो लीक हो रहा है, ठीक है, अगर वो ब्लड स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं बर्सिंग। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर बेसिकली नीले कलर का एक दाग हमें अपीयर होता है, या जामुन कलर का दाग अपीयर होता है, सो दिस इज बेसिकली बर्सिंग। उसके बाद अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, सो देयर इज इंक्रीज्ड पीटी ओवर INR रेशो। पीटी ओवर INR का जो रेशो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? बेसिकली देखें, जो पीटी है, ठीक है, सबसे पहले पीटी को हम बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। पीटी इज बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दिस इज दी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। ये बेसिकली एक लेबोरेटरिकल टेस्ट है, जो पीटी है इसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये एक बेसिकली लेबोरेटरिकल टेस्ट है। ये क्या चेक करती है कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना, उनको चेक करती है। सो इट चेक दी क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक हो गया, एक्सट्रिंसिक पाथवे। INR क्या है? इट इज बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ठीक है। INR इज बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो, ठीक है। अगर बेसिकली क्लॉटिंग डिले हो जाए, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये बेसिकली इनका दोनों का जो वैल्यू है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये भी बढ़ जाएगा, एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड। उसके बाद हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ये हो सकती है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? विटामिन K1 की इंजेक्शन देंगे न्यूबॉर्न्स को, ठीक है, एंड पर एंटीरियल विटामिन के देंगे इन डेफिशिएंसी या वारफारिन टॉक्सिसिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द विटामिन K। अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है।